भाव फिलहाल बढ़ेंगे। अगर बरसात आती है तो थोड़ा डाउन हो जाएगा, अगर बरसात नहीं आती है तो सब्जी का भाव आसमान छू। मैं तो ये मानता हूँ आने वाले दिन में 5-10 रुपए बढ़ने वाले। बारिश तो नहीं, कांदा कम है और भी बढ़ सकता है। कारण मंडी में माल नहीं रहा है, यही बस वजह यही है कि माल आएगा तो रेट अपने आप कम होते जाएंगे। अब बहुत हो गया, क्योंकि अब लोग जो है एकदम हो चुके परेशान। पहले जो है ट्रेन का किराया बढ़ा, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, इतनी सबकी मार। अब बख्श दो मोदी सरकार। नमस्कार, मैं क्रांति संभव। भारत में प्याज सिर्फ एक सब्जी नहीं, एक राजनीतिक थर्मामीटर है जिसकी कीमत सरकारों पर चढ़ते बुखार का पैमाना बनती रहती है, सरकारों को हराती गिराती रहती है और ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है। इसीलिए प्याज की कीमत और महंगाई पर काबू करने के लिए न सिर्फ वो कोशिश में है, कोशिश करते हुए दिखना भी चाहती है। जमाखोरों के खिलाफ छापों का सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन आज सरकार ने इस बुखार को छुड़ाने के लिए कई दवाइयों का डोज तैयार किया और उसका ऐलान भी किया। आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के ऐसे ही फैसलों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। सबसे पहले तो ये कि आलू प्याज के स्टॉक की सीमा तय करने के लिए उन्हें की बात की गई। सरकार ने राज्य सरकारों से स्टॉक सीमा तय करने के लिए कहा। वहीं एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट में भी बदलाव की बात तय हुई। इसके अलावा किसानों के बारे में ऐलान हुआ कि वो कहीं भी अपनी सब्जियां बेच पाएंगे, मंडियों से बंधे नहीं होंगे। तो आज न्यूज पॉइंट में इन्हीं ऐलानों पर चर्चा करेंगे। इनसे हमारे आपके घर के बजट पर क्या असर पड़ेगा, सब्जियों की कीमतों पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और इन सब ऐलानों के बाद किसानों के लिए स्थिति कितनी अलग होगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे हमारे साथ जो मौजूद मेहमान हैं उनके जरिए। लेकिन सबसे पहले उनसे हम परिचय कराने से पहले देखते हैं कि आज रविशंकर प्रसाद ने दरअसल इस पूरे मामले पर प्रेस के सामने क्या कहा। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि प्याज और आलू को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के स्टॉक होल्डिंग लिमिट के अंतर्गत लाया जाए। सरकार को ऐसी शिकायतें आ रही थीं, पर्याप्त उपलब्धि के बावजूद इन दोनों जो प्याज और आलू हैं इसकी कीमत बढ़ रही है। होल्डिंग की भी शिकायतें आई थी और आपकी जानकारी के लिए लगभग 6 राज्यों ने भी आग्रह किया था कि ये नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो कैबिनेट ने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए फैसला किया है। ये नोटिफिकेशन जल्दी ही इश्यू होगा और कैबिनेट ने अपेक्षा की है कि राज्य सरकारें इसके बाद सघन, प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई करेंगी। जो होर्डिंग, ब्लैकमेलिंग होती है उसको रोकने के लिए आलू और प्याज के संबंध में। तो ये वो बिंदु थे, वो मेन पॉइंट्स थे जिनके बारे में आज चर्चा हम करेंगे न्यूज पॉइंट में, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई मेहमान। विजय गोयल साहब हैं, बीजेपी नेता। इसके अलावा अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं और साथ में हैं स्टूडियो में हिमांशु जी, अर्थशास्त्री हैं, और आलोक सिन्हा, पूर्व चेयरमैन FCI। और इन सब मेहमानों के पास जाने से पहले एक बार चलते हैं अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु, ये सारे ऐलान जो थे वो लंबे थे, कई तकनीकी भी थे, क्या क्या कुछ इसमें से निकल कर आया, एक बार हमारे दर्शकों को सबसे पहले वही समझाइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है कि 2 हफ्ते पहले वित्त मंत्री ने कई बड़े फैसले लिए थे महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। राज्यों को कहा गया था कालाबाजारियों पर नकेल कसा जाए, एपीएमसी एक्ट को आसान बनाया जाए जिससे कि किसान अपना सामान सीधे बाजार लाकर बेच सके। साथ ही प्याज पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था वो $300 लगाने का फैसला किया गया था। लेकिन 2 हफ्ते में इन फैसलों का ज़मीन पर कोई खासा असर होता नहीं दिखा है। यही वजह है कि मजबूर होकर भारत सरकार को नए फैसले लेने पड़े हैं और भी सख्त फैसले लेने पड़े हैं। आप देखिए, 10 साल बाद स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगाने का फैसला किया गया है, विशेषकर आलू और प्याज पर। इसके पहले हमें बताया गया है कि 10 साल पहले इस तरह के आदेश जारी किए गए थे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से। और साथ ही ये भी तय किया गया है कि गरीबों को महंगाई के असर से बचाने के लिए जो BPL फैमिलीज़ को जो चावल मिलता है वो और आसानी से और सस्ते तौर पर मिले, इसके लिए 50 लाख टन अतिरिक्त चावल भी बाजार में रिलीज़ किया जाएगा। नए सिरे से एक समस्या है जो एक चिंता का सबब बनती जा रही है मोदी सरकार के लिए, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल वहीं पर आकर रुकता है कि महंगाई को नियंत्रित करने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार कानून बना सकता है, दिशा निर्देश जारी कर सकता है, एडवाइजरीज जारी कर सकता है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो राज्य सरकारों का बहुत खराब रहा है। और जो फैसले आज हम देख रहे हैं मोदी सरकार को लेते हुए, 1 साल पहले हमने देखा था जब प्याज का संकट बढ़ा था पिछले साल के अंत में, चुनावों से पहले दिल्ली में, तो यूपीए सरकार भी उसी अफरा तफरी में बड़े फैसले, एडवाइजरी जारी करती थी। लेकिन नतीजा ज़मीन पर
कोई खासा नहीं दिखा था, क्योंकि जो व्यवस्था है, इस सवाल व्यवस्था का हमेशा से उठता रहा है, राज्य सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति का उठता रहा है। और अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो अहम फैसले लिए हैं, 10 साल बाद प्याज की स्टॉक लिमिट्स को स्टॉक लिमिट होल्डिंग को लेकर जो आदेश जारी किया गया है, उसको क्या राज्य सरकारें सही तरीके से लागू कर पाएंगी? क्योंकि जब तक राज्य सरकारें अपने स्तर पर सीमाएं तय नहीं करती हैं कि आलू और प्याज के कारोबारी किस स्तर पर, किस हद तक प्याज के स्टॉक को रख सकते हैं, किस हद तक कारोबार करने की छूट उनको होगी, जब तक ये ज़मीन पर लागू नहीं होता है, तब तक जिस समस्या को एड्रेस करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है इन बड़े फैसलों को लेकर, उसका असर ज़मीन पर दिखना बहुत मुश्किल हो सकता है। कांति, शुक्रिया हिमांशु, इस जानकारी के लिए हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार शुरू में विजय गोयल साहब के पास चलते हैं। जाहिर सी बात है, दबाव काफ़ी है, उम्मीदें काफ़ी हैं नई सरकार से, लेकिन लगभग यही वो मुद्दे थे जिस पर यूपीए की सबसे ज़्यादा आलोचना होती थी। हम विजय गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़े नहीं, उनसे हम आगे बात करेंगे, लेकिन हिमांशु के पास हम वापस जाना चाहेंगे। हिमांशु, एक और जो आपने मुद्दा कहा था, राज्य सरकारों के ऊपर ये ज़रूर जिम्मेदारी रहेगी कि वो इन जो भी ऐलान आज हुए हैं उन्हें किस तरह से लागू करें। उसके बारे में सरकार कितनी आश्वस्त या कितनी उम्मीद में दिख रही है? मैंने ये सवाल आज रविशंकर प्रसाद जी से पूछा था ब्रीफिंग में कि 14 दिन पहले आपने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, एडवाइजरीज जारी की थी, ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें उसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। आप देखिए, खुद रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि 6 राज्यों की तरफ से ये गुजारिश की गई थी भारत सरकार से कि वो अपने अपने यहाँ स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स तय करना चाहती हैं। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत ये अधिकार है राज्य सरकारों का कि वो चाहें तो किसी भी एक इसेंशियल कमोडिटी, जैसे कि आलू और प्याज है या चावल या दाल है, उसकी सीमाओं, उस पर कारोबार को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन ये गुजारिश 6 राज्यों की तरफ से आई है भारत सरकार के पास, और जो बाकी जो 23 राज्य हैं, 22 राज्य हैं, उनकी तरफ से कोई खासा पहल होता इस बारे में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये समस्या सिर्फ उन 6 राज्यों तक सीमित नहीं है जहां से ये गुजारिश की गई थी केंद्र सरकार को। इसलिए ये समस्या बड़ी है, और जब तक सभी राज्य सरकारें देश में अपने अपने स्तर पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स जो रियलिस्टिक हों उनको तय न करें और कारोबार को नियंत्रित करने के लिए ज़मीन पर सख्ती ना दिखाएं, तब तक प्याज को लेकर जो कारोबार है और कालाबाजारी है उसको रोकना ज़मीन पर बहुत मुश्किल होगा। क्रांति, जो हमने रविशंकर प्रसाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस को जितना देखा, उसमें उन्होंने बार बार ये बात कही कि ये जो भी मांग है प्याज और आलू की, वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जमाखोरी की वजह से ये सारी समस्या हो रही है। क्या इन सब ऐलानों के बाद एनडीए की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया, जैसा कि हम कई बार मनमोहन सिंह को सुनते थे कि फलाने तारीख को या इतने महीने में ये हालत जो है वो काबू में आ जाएगी, महंगाई काबू में आ जाएगी, इस तरह का कुछ ऐलान उन्होंने किया? ये अहम सवाल है। इस पर कुछ भी बोलने से मोदी सरकार अब तक बचती रही है, क्योंकि हमेशा से सवाल मानसून को लेकर उठता रहा है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि मानसून को लेकर पहले से ही ये सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर यह कहा जा चुका है कि इस बार साउथ वेस्ट मानसून सीजन के दौरान बारिश औसत से कम होने वाली है। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ये सभी ऐसे राज्य हैं जो सब्जियों के दृष्टिकोण से, चावल गेहूं के दृष्टिकोण से, जहां की पैदावार जो है वो बहुत अहम है, और इन राज्यों में जितना पैदावार होता है वहां से सीधे हमारे आपके पास मंडियों के जरिए अनाज, सस्ता अनाज पहुंचता है। तो अगर वहां बारिश कम होती है, अनाज की पैदावार पर असर होता है, तो उसका असर सीधे तौर पर कीमतों पर, बाजार में जो अनाज है उसकी सप्लाई पर पड़ेगा, सब्जियों की सप्लाई पर पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार अब तक कोई भी डेडलाइन देने से हमेशा से बचती दिखी है, क्योंकि अनिश्चितता मानसून को लेकर जो है वो बढ़ रही है। हालांकि आज कुछ इलाकों में देश में बहुत तेज़ बारिश हुई है, लोगों को बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ी है, लेकिन अब भी प्रॉब्लम स्टेट्स हैं, चाहे वो सदर्न स्टेट्स हो या महाराष्ट्र हो, जहां पर किसान बहुत मुश्किल में। और मैंने खुद आज नितिन गडकरी साहब से ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के किसान मुश्किल में हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनको राहत देने के लिए कंटिजेंसी प्लान तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कंटिजेंसी प्लान को लागू करने का फैसला मोदी सरकार ने नहीं लिया। शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए हिमांशु। और हिमांशु शेखर से, हिमांशु जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। हिमांशु जी, आपने जो ऐलान आज देखे, हालांकि जिस तरह से हिमांशु ने बताया कि कोई डेडलाइन के बारे में कोई चर्चा मोदी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास एक सीख भी है, क्योंकि मनमोहन सिंह कई बार ऐलान कर चुके थे लेकिन वो फेल हुए थे। यहाँ पर अगर हम इन ऐलानों को आप किस तरह से देखते हैं, क्या बहुत जल्द जो कीमत में जो उछाल है, जो प्राइस हाइक अभी सब्जियों की कीमतों में हुआ है, उस पर कुछ काबू लगता हुआ आपको लग रहा है? देखिए, 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट सरकार लग रहा है कि कुछ करना चाहती है, वो एक चीज़ जो है वो बिल्कुल जाहिर तरीके से, और इसके लिए वो काफ़ी सारे
तरह तरह के जो भी उसके पास उसके आर्सेनल्स में हैं, उसके पास जो तर्कस में जो हैं, उनको वो इस्तेमाल कर रही है। सक्सीड कर पाना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन क्योंकि उसमें स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन जो हिमांशु ने कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा। पर दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट उसमें आती है वो ये है कि सब्जियों का अभी जो उछाल आप देख रहे हो उसका एक हिस्सा जो है वो सीजनल है। तो कुछ तो वो जो है वो अपने आप जो है वो जैसे ही सीजन आगे बढ़ेगा वो ये हो जाएगा। पर दूसरा जो समस्या मुझे लग रही है कि हम इस महंगाई के समस्या से निजात पा पाएंगे कि नहीं अगले कुछ महीनों में, वहाँ मुझे जो है वो सरकार के कथनी और करनी में विरोधाभास दिख रहा है। और वो विरोधाभास इसलिए दिख रहा है कि जहाँ आप इन सारे चीज़ों पे आप एक एक्टिविटी दिखा रहे हैं, होर्डिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एपीएमसी एक्ट और ये सब कर रहे हैं, लेकिन आपके किए हुए कारनामे जो कहें हम उनको, डीजल प्राइसेस का बढ़ना, पेट्रोल प्राइसेस का बढ़ना, रेलवे फ्रेट रेट का बढ़ना, इन सारी चीज़ों का एक असर जो है धीरे धीरे जो है, भले एक महीने में ना हो लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनका असर कीमतों पे पड़ेगा ही। तो आप कालाबाजारी तो रोक लेंगे, लेकिन ये कीमतें जब ट्रांसफर होंगी कंज्यूमर्स को तो उससे कीमतों में कुछ उछाल तो आएगा ही। और दूसरी जो है वो साउथ वेस्ट मानसून जो है अब लग रहा है, अब मोरलेस इस बारे में लोग क्लियर है कि 93% के करीब में होगा, जो कि डेफिसिट मानसून कहा जाएगा। ड्राउट अभी नहीं कह सकते, लेकिन डेफिसिट डेफिनेटली है। और वो उन हिस्सों को असर करेगा जहां से हमारे सप्लाई चेन आता है, राइस का हो, वीट का हो, या फिर फल का हो, या सब्जियों का, जो कि आपके संवाददाता ने भी कहा बिल्कुल तरीके से। वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं कि क्या ये सारी पॉलिसी सक्सेसफुल हो पाएंगी कि नहीं। अभी फिलहाल जो एक बहुत सारा जोर रहा है वो जिस जोर सिर्फ एक मुद्दे पर रहा है, कैसे हम जो है वो होर्डिंग को कंप्लीट करें, रोकेंगे, और कैसे हम जो है वो जो हमारे पास स्टॉक को कम करने के लिए, स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए जो मुद्दे आप उठा सकते हैं, वो मुद्दे मुझे लगता है एक पार्ट को कवर करते हैं। वो जो है वो पूरी समस्या का निदान नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जैसा हमने शुरू में भी कहा, एक सेंसिटिव मुद्दा जरूर प्याज रहा है। और विजय गोयल जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। आज जो ऐलान किए हैं सरकार ने या जो फैसले किए कैबिनेट ने, उससे लग रहा है कि बहुत जल्द राहत मिलेगी जनता को। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत जल्द राहत मिलेगी, किंतु सरकार एक संदेश जरूर दे रही है कि सरकार को जनता की भी चिंता है, सरकार को महंगाई की भी चिंता है, और सरकार महंगाई पर लगाम लगाना चाहती है। और पहली बार लोगों को लग रहा है कि कोई सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है, मीटिंगें कर रही है, बैठकें कर रही है, जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनके स्टॉक बढ़ें इसके लिए और कम ना हो इसके लिए वे पूरी कोशिश कर रही है। चाहे वो प्याज हो या दूसरी चीज़ें हों, किसी चीज़ के ऊपर वो निर्यात का बढ़ा रही हैं, किसी चीज़ पर आयात पर बढ़ा रही हैं। तो लोगों को लग रहा है कि भाई एक सरकार है जो जनता की चिंता कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे कंट्रोल आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जनता भी समझती है कि भाई अब डीजल के अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डीजल के प्राइस को तो पिछली सरकार से ये था कि भाई 50 पैसे डीजल के दाम के तरह बढ़ेंगे, कोई अभी नया हमारा फॉर्मूला नहीं है। अगर इराक की एक समस्या खड़ी हुई है, उसके कारण जनता उस बात को समझती है, या डेफिसिट मानसून है उसके बारे में भी जनता इस बात को एहसास करती है। किंतु जनता को ये जरूर लगता है कि भाई सरकार, गवर्नमेंट इज इन एक्शन। अखिलेश जी, कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रास्ट है जो कह रहे हैं विजय गोयल साहब की। कहीं ना कहीं ये लग रहा है जनता को कि एक सरकार है जो काम कर रही है, और ये सीधी टिप्पणी यूपीए सरकार पर ही है। आपको लग रहा है कि ये कम से कम कोशिश के लिए क्रेडिट देना चाहिए एनडीए को? हम अपनी बात कुछ और कह के शुरू करने वाले थे, लेकिन आपने जो बात कही इसलिए हम पहले सुना दें कि ये ठीक वही सरकार है जैसे किसी ने जंगल में अपना राजा बदल लिया किसी कारण से, और जब उसे जनता त्रस्त होने लगी तो उसके पास गई, तो वो कहा कि देखिए मेरे भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो प्रयास कर रहा हूं। तो ठीक वही सरकार है, इसके भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, गलती से राजा बन बैठा था भरमा करके लोगों को। सिर्फ प्याज और आलू पे महंगाई नहीं है, जब जब रेल और तेल बढ़ेगा हर चीज पे महंगाई का असर दिखेगा। जब रेल का दाम बढ़ा तो इनके प्रवक्ता ने कहा लोग चुन लें, सुविधाएं चाहिए कि टिकट बढ़े हुए चाहिए। छठी बैठक है ये महंगाई पे, एक महीने में छठी बैठक है। अभी इस बैठक के भी बारे में बता रहा हूं। एक मंत्री ने कहा कि हनुमान नहीं है हम लोग कि सब कुछ अभी ठीक कर देंगे आपके लिए। एक मंत्री ने कहा कि जादू की छड़ी नहीं है हाथ में कि हम महंगाई कंट्रोल कर देंगे। अभी आज भी वित्त मंत्री ने कहा, पहले भी कहा है कि सुविधाएं चाहिए तो कड़वे स्टेप आपको भोगने होंगे।
प्रधानमंत्री जी कड़वे गोली की बात कर चुके हैं। आज 4 बातें कही गई रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा, भरमाने का प्रयास किया गया। किसान कहीं भी अपना उपज, चाहे वो अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, अपनी जोत बही के साथ कहीं भी जाकर के देश के किसी भी भूभाग में बेच सकता है, जिस पे वो जोत बही पे उसकी फोटो लगी होती है। ठीक है। मंडी परिषद में बेचने को आज भी वो बाउंड नहीं है। जो वे कहते हैं कि मंडी परिषद में ले जाना कोई बाउंडेशन है, आज भी वो बाउंड नहीं है। मंडी परिषद सिर्फ इसलिए होता है कि उसको अच्छे बाहर मिल जाते हैं। जो आलू प्याज है वो इसेंशियल कमोडिटीज में आता नहीं है। जो गेहूं अनाज जींस है वो 500 क्विंटल आदमी किसान कितना हो रख सकता है अपने जोत बही के अनुसार, लेकिन व्यापारी जो रजिस्टर्ड है मंडी में और सेल टैक्स में वो 500 क्विंटल एक एक जींस रह सकता है। दूसरी बात जो बार बार कही जा रही है कि हमने खाद्यान्न बहुत रिलीज कर दिए हैं बीपीएल और एपीएल के लिए। पिछले साल 10 महीने के लिए, आलोक सिन्हा जी बैठे इन्हें पता है, 10 महीने के लिए 35 किलो एपीएल बीपीएल के लिए केंद्र सरकार ने एक्स्ट्रा अनाज दिया था दिसंबर तक के लिए। दिसंबर के बाद उस पॉपुलेशन के 15% की जनता को 35 किलो एक्स्ट्रा अनाज टिल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने तक को दिया जा रहा है। और ये प्रदेशों पे सब ठीकरा फोड़ रहे हैं। करें आप ईसी एक्ट में अमेंडमेंट कर लीजिए, आप जमाखोरी रोक दीजिए, आप कालाबाजारी रोक दीजिए, आप जो है इसकी लिमिट तय कर दीजिए। ठीक है। तो अखिलेश जी तो आप आप मोटे क्या तौर कर पर ये रहे हैं? कह रहे हैं दो बात की, एक तो ये कि महंगाई का ठीकरा जो है राज्य सरकारों पर फोड़ा जा रहा, दूसरा ये कि आपने जो यूपीए ने कई फैसले किए, लगभग वही फैसले बीजेपी या एनडीए ने फिर से किए हैं। आप लगभग यही कह रहे हैं। विजय गोयल साहब, आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे इस बार। नहीं, मुझे कुछ प्रतिक्रिया ज़्यादा नहीं देनी, मुझे सिर्फ इतना कहना है, अखिलेश जी इस बात को भूल जाते हैं। कहते हैं जंगल के अंदर राजा बदल गया, वो उछल कूद कर रहा है। उसको उछल कूद करने की इसलिए जरूरत पड़ी है कि पिछले 10 साल से जो जंगल के अंदर राजा राज कर रहा था उसने कुछ नहीं किया, सारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। और अब हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम 1 महीने के अंदर सब कुछ ठीक कर देंगे। तो भाई समय देंगे ना, आप समय देंगे। हम कदम उठा रहे हैं, आप तो मीटिंग ही नहीं करते थे। आप तो जब सिर पे से पानी ऊपर निकल जाता था तब जाकर मीटिंगें करा करते थे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है बड़े सही समय के ऊपर सही कदम उठा रही है, आप उसका साथ दीजिए। आप तो बिगाड़ करने के अंदर लगे हुए हैं। आधा तो आपको संभालने के अंदर हमें टाइम लगता है, देश संभालें, आपको संभालें। ठीक है, 6 महीने तक तो आप कम से कम क्रांति अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है। अगर रेलों के अंदर आपने देखा है, रेलों के अंदर घाटा कितना बढ़ गया, विजय जी को खत्म करने दीजिए, हम आपके पास आते हैं अखिलेश जी। तो वो अब या तो आप बोल लीजिए, मैं बोल लेता हूँ। अखिलेश जी 1 सेकंड, विजय जी को बात खत्म करने दीजिए, हम आपके पास वापस ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस घाटे को कहेंगे। अगर फिजिकल डेफिसिट नीचे आ गया है तो फिजिकल डेफिसिट को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आएगी तो रोजगार कहां से लेंगे, बढ़ाएंगे कैसे आप चीजों को। तो इसलिए मैं कहता हूं सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और फिजिकल डेफिसिट करने के लिए जब आप कड़वी दवाई करते हैं, हमको भी वाहवाही लूटनी आती है। हम भी चाहें तो आपकी तरह सब्सिडीज बांट दें, 60,000 किसानों के लोन माफ कर दें, किंतु हम ये देखते हैं पहले हम अर्थव्यवस्था को पटरी के ऊपर ले आए, फिर जनता को दिखाई देगा कि भाई हाँ पहले से आके अच्छा बदलाव आया है। चलिए अखिलेश जी संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में। क्रांति जी सत्ता में आने के बाद लोग कितने ज्ञानी हो जाते हैं और पहले क्या इन बातों पे क्या बोला जा रहा था इस पे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन्हीं की मान लें, पिछले 10 वर्षों में हम पॉलिसी पैरालिसिस में थे, लेकिन हमारी इकोनॉमी 10 में से तीसरे पे पहुंच गई और 4 गुना बढ़ गई बकौर बीजेपी। दूसरी बात जो ये बता रहे हैं, अगर रेलवे को क्या प्रॉफिट मेकिंग यूनिट मानेंगे, अगर प्रॉफिट मेकिंग यूनिट मान के चलेंगे तब तो आपको बहुत से टैक्स लगाने पड़ेंगे और बाकायदा बहुत बड़ा बढ़ाना पड़ेगा कारोबार। तो ये जो आप लोग बार बार कह देते हैं कि ठीक है सर, हम ये उस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ आलोक सिन्हा जी मौजूद हैं। यहाँ आज जो ऐलान हुए हैं सर, अगर तकनीकी तौर पर देखें, जो अखिलेश जी कह रहे हैं, क्या वाकई मोटे तौर पर लगभग वही है जो यूपीए के वक्त में व्यवस्था थी? देखिए, वो तो कहना राइट नाउ 1 महीने के अंदर कहना मुश्किल है, लेकिन मैं केवल 3 बिंदु रखूँगा। एक तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में वो लैक ऑफ रेगुलेशन के साथ आइडेंटिफाई हो गया था। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को सस्पेंशन में रख दिया था, कोमा में चला गया था। तो ये पहला कदम तो बहुत अच्छा है कि प्राइस कंट्रोल के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ के अधीन
ये स्टॉक लिमिट्स रखे जा रहे हैं। लेकिन ये केवल पहला कदम है, इसके बाद कई कदम है, उनको अगर ना निभाया जाए तो आगे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। मेरा पॉइंट नंबर 2 ये है कि देखिए गेहूं और चावल में प्राइस स्टेबिलिटी है। प्राइस स्टेबिलिटी इसलिए है कि गेहूं का प्रोक्योरमेंट एफसीआई के जरिए बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसको फिर पीडीएस और ओपन सेल के माध्यम से छोड़ा जाता है। उसलिए गवर्नमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट व्हीट और राइस का प्राइस में स्टेबिलिटी और कंट्रोल को अचीव कर पाती है। वो अनफॉर्चुनेटली सब्जी और फल में नहीं किया गया है। उसलिए मैं पॉइंट नंबर 3 पे आ रहा हूँ। दूध का प्रोक्योरमेंट बड़ा मुश्किल है, दूध का स्टोरेज बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आमूल रेवोल्यूशन के माध्यम से दूध सेक्टर से बिचौलियों को हटा लिया गया है। तो इसलिए दूध के सेक्टर में जब प्राइस राइज होता है वो एक अनाउंस्ड प्राइस राइज होता है, उससे लोग बाग संतुष्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो जिग-जैग नहीं होता जैसे कभी कभी प्याज में और अन्य सब्जियों में होता है। इसलिए ये बड़ा एसेंशियल है कि नैफेड के माध्यम से प्याज वगैरह खरीदा जाए, उसको रेगुलेटेड वे में बाजार में वो रिलीज किया जाए। लेकिन ऐसा क्या मुमकिन है? नहीं, एक मिनट, क्योंकि स्टॉक कंट्रोल प्याज और आलू पे करना इसलिए मुश्किल होगा कि ट्रेडर फिर क्या करेगा, ट्रेडर मार्केट फ्लक्चुएशंस को देखते हुए वो किसान से खरीदना बंद कर देगा। अच्छा, किसान के पास यदि आलू और प्याज बहुत ज़्यादा पड़ा रहे तो उसको आप एसेंशियल कमोडिटीज़ के अधीन स्टॉक कंट्रोल में नहीं ला सकते। सो देयरफॉर अल्टीमेटली कंज्यूमर सफ़र करेगा और किसान सफ़र करेगा। इसलिए ये बड़ा एसेंशियल है कि जैसे सफल का एक्सपेरिमेंट जो मेन मेट्रोपॉलिटन्स में किया गया है, वैसा ही देश के जितने कस्बे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, वहाँ वेजिटेबल और फ्रूट आउटलेट्स थ्रू सफल अमूल के पैटर्न पे ज़रूर किया जाए। नहीं तो सब्जी और फ्रूट के सेक्टर में उपज की कोई समस्या नहीं है, मार्केटिंग की बड़ी ज़बरदस्त समस्या है। उसलिए ये एक जिग-जैग वे में ये फ्लक्चुएशन होता ही है। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें एक रोल निभाना पड़ेगा सब्जी और प्याज आलू के मामले में। हो भी सकता है कि सरकार से हम प्लान कर रही हो लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया। अच्छा, हो सकता है प्लान कर रही हो लेकिन अनाउंस नहीं किया। लेकिन इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे। न्यूज़ पॉइंट में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।